Hello class 8 students, this is your science teacher Agrim Arawat. Okay, so we have been doing chapter number 14, chemical effects of electric current. In this chapter we have already talked about various topics. Now in the next we have been talking about the effects of electric current na. So now the effect we are going to talk about is the last effect, and on which the chapter name has been given. It is chemical effect. Okay, we are going to talk about the chemical effect of electric current actually. Okay, so let us move forward. Before moving to the electric effect, we should be knowing few terms. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस टॉपिक में, हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे केमिकल इफेक्ट अच्छी तरह से समझ पाएंगे. सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट डू दिस टर्म मीन्स? तो इसको टर्म के हिसाब से ही समझ लेते हैं, हमको इसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा. इलेक्ट्रो वर्ड आया है आपका इलेक्ट्रिसिटी से. लाइसिस वर्ड का मतलब होता है तोड़ना. ठीक है, टू ब्रेक. तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके. So the effect in which components of the compound get split due to passing an electric current through it is called electrolysis. तो क्या हुआ यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे ये आपको दो रॉड्स दिखाई दे रही है. इसके साइड में ये जो लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड दिखाई दे रहा है आपको ना, ठीक है, दिस इज़ द लिक्विड. ये है मॉल्टन NaCl. क्या है? मॉल्टन NaCl. इसको डाला गया यहाँ पे लिक्विड के तौर पे. ठीक है, अभी ये NaCl जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब नहीं आया. पहले जब हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं करी तब आपने NaCl डाला इसमें. ठीक है, NaCl जब डाला उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पावर दे दी, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको स्टार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपने पास होना स्टार्ट हो गया इन इलेक्ट्रॉन से. इसमें आपका चार्ज आ गया. अच्छा, ये NaCl क्या है? एक कंपाउंड है. कंपाउंड हम किसे कहते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है. यहाँ पे Na और Cl से मिलकर एक कंपाउंड बना है. Na मीन्स सोडियम. ठीक है, सोडियम, एंड Cl मीन्स क्लोरीन. तो ये दोनों मिल गए हैं आपके, इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले डाला कंपाउंड. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई वैसे ही ये NaCl दो टुकड़ों में टूट गया. Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया. ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई, इस सॉल्यूशन में गई, इलेक्ट्रिसिटी ने इस कंपाउंड को दो हिस्सों में तोड़ दिया. Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया. Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव. ठीक है, क्लोरीन पे चार्ज होता है नेगेटिव. तो अभी आपको ये नहीं समझना है कि क्यों इन पे एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज है. ये आप आगे की क्लासेस में आप जब पढ़ेंगे तो आपको तब समझ आएगा. अभी आप ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको और हायर कॉन्सेप्ट्स पे जाना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि Na पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है और Cl पे आपका नेगेटिव चार्ज रहता है. ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं. तो दिख भी रहा है आपको इस डायग्राम में कि यहाँ पे ये कंपाउंड अलग अलग हो गया है ना. Na अलग घूम रहा है, Cl अलग घूम रहा है. तो यही तो बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड. जो कंपाउंड मतलब NaCl के कंपोनेंट्स कौन है? Na और Cl. गेट स्प्लिट मतलब तो अलग हो जाना. ठीक है, ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो वैसे ये अलग अलग हो गए. ठीक है, इसी को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइसिस. तो वर्ड का मतलब भी समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट गई है, अलग अलग हो गए. ठीक है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब आते हैं इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है. नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर और फिर इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में. ठीक है, तो यहाँ इसी डायग्राम में देखेंगे
ये जो आपको दो रॉड्स दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कह रहे हैं इन्हें? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दीज आर योर इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स आपका जो यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, एक मिनट, हाँ, ये एक रॉड, ये एक रॉड, ठीक है। तो ये वाली आपकी रॉड जो पॉजिटिव वाली है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जॉइंट है, उसे बोलते हैं एनोड। ठीक है, इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जो कनेक्ट होती है उसे कहते हैं कैथोड, और ये नेगेटिव चार्ज की होती है। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हैं। तो इन्हीं से तो हुई, बैटरी ने पावर दी तो एनोड कैथोड से ही तो इस सॉल्यूशन में आई ना इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, दो टाइप्स के हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड जो है पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो हमने 2-3 चीज़ें पढ़ ली है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आपका ये है, दिस इज़ इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब, ओके, इलेक्ट्रोलाइट। हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन है जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास करके, जिसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और उसमें से आयंस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यही जो मॉल्टन NaCl है जो हमने पहले डाला था, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जो बाद में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट गया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? पहले जो हमने डाला था सॉल्यूशन, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जो आयंस बन रहे हैं, दिख रहा है ये Cl बना। ठीक है, ये Cl नेगेटिव है ना, Cl क्या है? नेगेटिव है। ओके, इसको बोलेंगे, अब मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट किस में टूटे? आयंस में। किस में टूटे? आयंस में। आयंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, आयंस दो तरह के होते हैं। एक होता है एनायन, जैसे एनोड था ना, वैसे ही एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। इनके नाम थोड़े बहुत कैथोड एनोड जैसे ही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स में, इलेक्ट्रोड जब टूटता है तो दो आयंस में टूटता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, सो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम कहते हैं एनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे कहते हैं कैटायन। ये चीज़ उल्टी है यहाँ पे, एनोड पॉजिटिव वाला था, कैथोड नेगेटिव वाला था। बट जब एनायन कैटायन की बात आ रही है तो जो नेगेटिव वाला आपका आयन है उसे हम कहते हैं एनायन, और जो आयन आपका पॉजिटिव होता है उसे कहते हैं हम कैटायन। तो Na पॉजिटिव यहाँ पे क्या है? ये जो Na पॉजिटिव है इसे हम क्या कहेंगे? कैटायन। ठीक है, बात समझ आई? तो मैं आपको एक और बता देती हूँ, ये जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रही है हम इसे कहते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जब आपका करंट पास होता है सॉल्यूशन से, जब आपका करंट पास होता है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका टूट जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? टूट जाता है, और टूट के दो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो होता है एनायन, एक होता है कैटायन। ठीक है, एनायन होता है नेगेटिव वाला और कैटायन होता है पॉजिटिव वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें आई कैसे इस सॉल्यूशन तक? इन इलेक्ट्रोड से आई है। तो ये दो जो कैथोड और एनोड हैं, इन दोनों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स।
ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं एनोड, नेगेटिव वाले को कैथोड, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे ये जो आपके कैटायन एनायन अलग अलग हुए हैं, नहीं तो ये एक कंपाउंड बना के बैठे हुए थे, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और इस पूरे ये जो आपने पूरा एक सेल बनाया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके, अब हम बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हमने देख भी लिया, यही वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन इट आयनाइजेस एंड ब्रेक्स डाउन इनटू आयंस। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी सॉल्यूशन से तो वो आयंस में टूट जाता है, ठीक है, वही बात करी। दिस इज़ बिकॉज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन। तो हुआ क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें गया तो एक केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, जिसकी वजह से वो अलग अलग हो गए। ओके, सो यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। ओके, अब केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन में। पहला होता है चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन। जो आपने चीज़ ली है उसमें चेंज आ जाना, उसके कलर में चेंज हो जाना, ये केमिकल इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट को शो करेगा, आपको पता चलेगा कि केमिकल इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसमें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हमने एक सेटअप किया, एक सर्किट बनाया, ठीक है। सर्किट में हमने क्या लिया, एक बैटरी ली, ये दिख रही है आपको बैटरी, आई होप यू नो अबाउट इट, 7th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। सो दिस इज़ अ बैटरी, नाउ वन टर्मिनल हैज़ बीन जॉइंड हेयर, ठीक है, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव साइड है, एंड दिस इज़ द पॉजिटिव साइड। जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। और फिर पॉजिटिव साइड आपका दूसरे यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक पोटैटो लिया आपने, उसको 2 हिस्सों में कट कर दिया, ठीक है, 2 हिस्सों में कट कर दिया। एक हिस्सा ले लिया आपने, उसमें पोटैटो का एक हिस्सा ले लिया, दिख रहा है आपको, ये एक आपने एक हिस्सा ले रखा है, ठीक है। आपने एक सर्किट बना दिया, यहाँ पे कॉपर वायर ले ली इसमें, ये क्या है, आपकी कॉपर वायर है, ठीक है। और कॉपर वायर को आपने उसमें पोटैटो में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया, दिख रहा है आपको, ये इंसर्ट कर दिया दोनों साइड से, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से दोनों से आपने अटैच कर दिया, ठीक है। अब आपको इस सर्किट को क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने का मतलब ओपन, मतलब ये आपका कैसा होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करनी चाहिए। याद होगा आपको, सर्किट क्लोज़ का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजर रही है। क्लोज़ मतलब बंद का मतलब ये नहीं कि लाइट बंद कर रखी है आपने। सर्किट बंद होने का मतलब होता है कि करंट इसमें से बह रहा है, इसमें से जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर्स में से, ठीक है। और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है ऐसे। बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बैटरी यूज़ कर रहे हैं आप, है ना, तो बैटरी यूज़ करने की वजह से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी इसमें। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जब आप इसे आधे घंटे के लिए आपने छोड़ दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, जो आपने पॉजिटिव साइड से आपने जो कॉपर वायर जहाँ से इंसर्ट की थी, वहाँ आपको देखने को मिलेगा एक ग्रीन कलर का स्पॉट। क्यों देखने को मिला? क्योंकि पोटैटो में भी आयंस होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई कुछ, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल में वो इकट्ठा हो गई, वो जो भी केमिकल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से ये ग्रीन स्पॉट जनरेट हुआ। तो ये ग्रीन कलर हमें ये शोकेस कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट ने कुछ केमिकल रिएक्शन की है, ये केमिकल इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट विच वी कैन डू टू ऑब्जर्व द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सेकेंड चीज़ हमें केमिकल इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, जब कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी रन करवाई और उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट हुए या गैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, एक आपके साइंटिस्ट थे, हुज नेम वाज विलियम निकोलसन। ही वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट, ब्रिटेन में ही वाज अ केमिस्ट, मतलब मेडिसिन वगैरह का काम करते थे।
तो विलियम निकोलसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, यू कैन सी इट हेयर, दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है, मीन आपका ये एनोड है इधर वाला, ये वाला आपका कैथोड है। ठीक है, इतना तो पता ही है आपको। ओके, देन ही हैज़ इमर्स दीज इलेक्ट्रोड्स इनटू वाटर। इसने इस इलेक्ट्रोड्स को कहाँ डुबा रखा है? पानी में डुबा रखा है। ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं एक साथ। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया गया तो देखा गया बाद में कि बबल्स जनरेट हो रहे हैं ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ठीक है, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे आपके यहाँ देख सकते हो एनोड पे ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे कैथोड में हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन होती है पॉजिटिव, हाइड्रोजन जो आयन है वो पॉजिटिव है, मतलब कौन सा आयन है? कैटायन। और ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिव, ये है एनायन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये वाला, ये पॉजिटिव है ना, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमेशा ये हमारे नेचर का एक रूल है, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव जो है, ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बबल्स, ऑक्सीजन के बबल्स एनोड पे जनरेट होंगे, जो एनायन है वो एनोड पे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एनोड से कौन अटैच हो रहे हैं? एनायन। और कैथोड से कौन अटैच हो रहे हैं? कैटायन। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई? क्लियर? तो इस तरीके से हम, ये बबल्स जनरेट होने का मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, कि कुछ तो हुआ है, ये दोनों स्प्लिट हुए हैं, ये दोनों जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के एनायन कैटायन थे, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जिसकी वजह से ये बबल्स हमें देखने को मिले। तो हम कोई रिएक्शन का कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, बस ये एक्सपेरिमेंट लगाया तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बबल्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। बात समझ आई? नॉर्मली अगर करंट पास नहीं हो रहा होता है इसमें से, ठीक है, इसमें से करंट पास नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होता, कोई बबल्स नहीं जनरेट होते। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ कलर का चेंज, दूसरी चीज़ आपका गैस बबल्स प्रोड्यूस होना सॉल्यूशन में से। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है? मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ एक हेडिंग में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये आपको इसके अंदर समझ आएगा, ये वाला जो चेंज आता है आपके केमिकल इफेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के। तो व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? वर्ड से ही समझते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग मतलब प्लेट करना कुछ। अब एक मेटल है, ठीक है, मान लिया ये आयरन है, आयरन की हमारी एक शीट है। अब आयरन जो होता है उससे बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे तो आयरन कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, बट एक प्रॉब्लम है आयरन के साथ कि ये बड़ी जल्दी इसमें ना जंक लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, इसमें ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसके ऊपर अगर हम कोई मेटल की लेयर चढ़ा दें, कोई मेटल की लेयर इसके ऊपर चढ़ा दें, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ भी मिल जाए हमें और इसमें जंक भी ना लगे, क्योंकि ऊपर से एक लेयर चढ़ा दिया आपने किसी और मेटल की जिसमें जंक नहीं लगता, तो आयरन तो प्रोटेक्टेड रहेगा ना अंदर। बात समझ आ रही है? तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बात समझ आ रही है? अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आई थिंक ये समझ आ गया। एक मेटल लिया, ठीक है, एक मेटल लिया, उसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी, एक परत चढ़ा दी आपने। ठीक है, ये अभी तो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसे बनाया आपको, बट ये बिल्कुल लेयर चिपकी हुई होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन अनदर मटीरियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है, जहाँ पे आपके मेटल्स को एक लेयर चढ़ानी होती है। जो भी आपका मनपसंद मेटल हो, दूसरे मेटल की लेयर आप चढ़ा सकते हो। कौन कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं
ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए निकल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ब्रास, जिंक, क्रोमियम, प्लेटिनम, ठीक है, ये सब यूज़ होते हैं आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। अब करते कैसे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो समझना पड़ेगा। आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर कैसे चढ़ाओगे? अब आप बोलो अरे दूसरे मेटल की शीट लेंगे, उसके ऊपर ठोक देंगे, बट ये परमानेंट नहीं है। ऐसी लेयर होनी चाहिए जिसके बीच में एक दूसरे में बिल्कुल गैप ना हो, ज़रा सी हवा भी ना हो, ऐसे चढ़ना चाहिए वो, बिल्कुल उसके ऊपर चिपक के उसके साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड्स कॉपर के, ठीक है, सॉरी एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक ब्रास का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है, एक ब्रास का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ओके। सो करने क्या वाले हैं अब हम, तो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, ये वाला एनोड जो है आपका, दिस इज़ अ कॉपर इलेक्ट्रोड, और ब्रास इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, ठीक है। एनोड कौन सा है, पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। बात समझ आई? अब हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, मतलब जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया भी था, ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है आपका, इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का है आपका, आप एक कोई भी कॉपर वाला ही जिसमें कॉपर हो इलेक्ट्रोलाइट, आपको वही लेना है। कॉपर सल्फेट ले लिया, चलिए हमने कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं आपका, CuSO4, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ यहाँ पे, CuSO4, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, CuSO4, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। यहाँ बैटरी ज्वाइन कर ही रखी है आपने, ठीक है, बैटरी ऑन कर दिया आपने, क्लोज़ कर दिया सर्किट। तो अब कॉपर सल्फेट जो ये इलेक्ट्रोलाइट था, ये टूटने स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। तो ये किससे बना था, Cu और SO4 से, है ना। SO4 होता है नेगेटिव और Cu होता है पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, जो आपका Cu पॉजिटिव है वो किस साइड जाएगा, अभी भी बताया था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये वाला नेगेटिव है ना, तो Cu किसकी तरफ जाएगा, इधर। तो ये जो आपको ब्लू वाले आयंस दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, Cu पॉजिटिव के, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये किसके हैं, SO4 नेगेटिव के, ठीक है। तो Cu जाएगा कैथोड की तरफ और SO4 जाएगा एनोड की तरफ। बात समझ आई? एनोड से अट्रैक्ट कौन होगा, एनायन, और कैथोड से अट्रैक्ट कौन होगा, कैटायन। बात समझ आई? तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ब्रास के ऊपर कॉपर जा रहा है, ब्रास के पास कौन जा रहा है, कॉपर जा रहा है, तो ब्रास के ऊपर कॉपर की एक लेयर जम जाएगी, एक लेयर जमने लगेगी, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको इसे दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ब्रास के ऊपर एक, मान लो कॉपर आता जा रहा है ना, कॉपर आता जाएगा और आपके उसके ऊपर लेयर जमाते जाएगा, ठीक है, धीरे करके इसके ऊपर लेयर जम जाएगी। तो कॉपर आयंस जो हैं आपके, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, गेट अट्रैक्टेड बाय द ब्रास इलेक्ट्रोड, वाइल द सल्फर आयंस आर बीइंग नेगेटिवली चार्ज मूव टूवर्ड द कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तो हमने समझ लिया। अब क्या होगा, अब कॉपर जो है धीरे धीरे करके ब्रास के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, मैंने आपको बता दिया, डिपॉजिट होता गया यहाँ पे, ठीक है, डिपॉजिट होता गया इसके ऊपर। और इस तरह के ट्रांसफ़र को जब इलेक्ट्रोलाइट से आपका जो आपका कॉपर है वो इसकी तरफ जाता जा रहा है, मतलब एक ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपने प्लेटिंग कर दी, ब्रास के ऊपर आपने कॉपर की लेयर चढ़वा दी। ऐसे ही हम दूसरे एलिमेंट्स को भी, दूसरे मेटल्स को भी चढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस। नाउ विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किस किस चीज़ में यूज़ होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहाँ कहाँ पे यूज़ है इसका? बहुत जगहों पे। ठीक है, अब हम समझेंगे कौन कौन सी जगह पे। सो पहला है मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, सीज़र हो गए, ठीक है, आपके और भी फोर्सेप वगैरह, बहुत सारी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो वो निकल से बनते हैं। ठीक है, निकल इज़ एन एलिमेंट, तो उससे बनते हैं। बट निकल जो होता है, अगर ह्यूमन बॉडी के डायरेक्ट टच में आए तो वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकता है। बनाना भी निकल से, बट इंसान के टच में आए, स्किन से लगे या किसी भी बॉडी पार्ट से लगे तो हार्म ना करे उससे, तो क्या करें? उसके ऊपर दूसरे मेटल जो कि ह्यूमन की बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते, उसकी लेयर चढ़ा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। तो क्या करते हैं हम? प्लेटिनम या गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। अब आप कहोगे प्लेटिनम और गोल्ड से ही क्यों नहीं बनाते? अरे प्लेटिनम और गोल्ड तो बहुत महंगे होते हैं। अगर प्लेटिनम गोल्ड से बनाएंगे तो भाई मेडिकल इक्विपमेंट में ही सारा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं, एक लेयरिंग कर देते हैं निकल के ऊपर, ताकि हार्म भी ना हो और हमें सस्ते में इक्विपमेंट भी मिल जाए। तो क्या करें? मेडिकल इक्विपमेंट जो निकल से बने होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं प्लेटिनम और गोल्ड की। ठीक है, नेक्स्ट किचन इक्विपमेंट्स। किचन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बाथ टैप्स हो गए आपके, और कार की पार्ट्स होते हैं, उन सब में आपके क्रोमियम से कवरिंग कर देते हैं। अब एक्चुअल में क्रोमियम जो होता है बहुत महंगा होता है। क्रोमियम कैसा है? महंगा मेटल है। ठीक है, अब डायरेक्टली कोई भी हम अब किचन में कोई बर्तन बनाना चाह रहे हैं, किचन का बर्तन हम चाहते हैं कि चमके, एक्चुअली ना चढ़ाते क्यों है क्रोमियम? क्रोमियम बड़ा चमकता है, ठीक है, लश्रस है, बहुत चमकता है, तो अच्छा लगता है उसको देख के कि मतलब चमक रहे हैं बर्तन। ठीक है, कोई भी चीज़ बन रही है वो चमक रही है। ठीक है, बट क्रोमियम तो महंगा है। अब इतने महंगे मेटल से कैसे बनाए चीज़ें? तो हमने क्या किया, किसी और मेटल से बनाया उसे जो सस्ता है। ठीक है, चीपर मेटल से बनाया आपने जो भी बर्तन बनाने, और उसके ऊपर क्रोमियम की एक कोटिंग कर दी, तो चीज़ लग भी क्रोमियम की रही है, चमक भी रही है, और आपका सस्ते का सस्ता हो गया ये चीज़। ठीक है, तो किचन में ऐसे चीज़ यूज़ करते हैं। कार के आपने हैंडल्स देखे होंगे, उनमें भी ऐसे क्रोमियम चढ़ा होता है। ठीक है, बाथ टैप्स जो होते हैं उनमें देखा होगा आपने, तो ये सस्ते पड़ जाते हैं अगर आप इसमें कोटिंग करते हैं। और एक और चीज़ है क्रोमियम की, कि क्रोमियम जो होता है उसमें कोरोजन नहीं होता, मतलब कोरोजन मतलब रस्टिंग, वो उसमें जंक नहीं लगता। ठीक है, तो उससे भी आपका हेल्पफुल हो जाता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रोमियम की। एक तो वो आपका शाइनी है। ठीक है, सॉरी 3 नहीं है, 2 हैं। एक तो शाइनी है, एडवांटेज ये है हमारी क्रोमियम की, वो शाइनी है, लश्रस है। ठीक है, दूसरा कि वो उसमें रस्ट नहीं लगता, और एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, इसलिए हम उसकी सिर्फ कोटिंग करते हैं, पूरी चीज़ उससे नहीं बनाते। ठीक है, देन ज्वेलरी, जो आपकी ज्वेलरी होती है वो किससे बनाते हैं हम? गोल्ड वगैरह से बनती है, बट कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपकी देखने में आपने देखा होगा कि लगती सोने जैसी ही है, बट सोने से बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है। ठीक है, तो क्या करते हैं कुछ लोग कि किसी मेटल, कोई सस्ता सा मेटल ले लिया, उससे आपने ज्वेलरी बना दी और उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग करवा दी, गोल्ड या सिल्वर जिसका भी आपको बनाना है, उसके ऊपर परत चढ़ा दी गोल्ड या सिल्वर की। तो वो देखने में कैसा लग रहा है? गोल्ड का लग रहा है, बट अंदर से कैसा है? दूसरे मेटल का है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? बाहर से तो गोल्ड दिख रहा है ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो हैं वो इस तरह से ही आपकी ज़्यादातर बनाई जाती हैं। ठीक है, ताकि वो सस्ती पड़े और देखने में भी अच्छी लगे। ओके, नेक्स्ट आपने देखा होगा किचन में ये ऐसे आपके जो पैकेट फूड आते हैं वो टिन के ऐसे डब्बों में आते हैं। ठीक है, टिन कैंस कहा जाता है इन्हें।
टिन कैन कहते हैं। इन्हें खाना स्टोर करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्टोर करके रखने के लिए या पैकेज फूड के लिए यूज़ करते हैं। बट ये एक्चुअल में किसी से बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं, क्योंकि आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। बट आयरन जो है, आयरन डायरेक्टली आयरन के डब्बों में खाना क्यों नहीं डालते, इसके ऊपर टिन क्यों चढ़ा रखा है? क्योंकि आयरन जो है इजीली खाने के साथ रिएक्ट कर सकता है और खाने को ख़राब कर देता है। अब आयरन के ऊपर अगर हमने एक लेयर चढ़ा दी टिन की, तो क्या होगा? टिन जो है खाने को के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो आयरन से बचा के रखता है और खाना स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो टिन के कैंस कैसे होते हैं? वो एक्चुअल में आयरन से बने हैं, उसके ऊपर एक टिन की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिजेस क्या होते हैं? ब्रिज, पुल, है ना। और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, वो सब आयरन की बनी होती हैं एक्चुअल में, क्योंकि आयरन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। मैंने आपको बताया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेंथ देने वाला मेटल है। ठीक है। बट आयरन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें रस्ट लग जाता है, जंक लग जाता है। तो क्या करते हैं, ये ब्रिजेस वगैरह ख़राब ना हो, क्योंकि रस्ट लगने से, जंक लगने से आयरन ख़राब हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, उससे पुल वुल टूट जाएंगे, गाड़ियाँ आपकी बेकार हो जाएंगी। तो उसको रस्ट से बचाने के लिए, जंक से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऊपर आप जिंक की लेयर चढ़ाते हो, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसको याद रख लेना। ठीक है। व्हेन वी डू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग of zinc on iron, this method is called as galvanization of iron। बात समझ आई? ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जिंक की लेयर चढ़ गई, आपका जो जिंक है वो सस्ता है। ठीक है। तो इतने बड़ी बड़ी चीज़ों में बड़े आराम से लग जाता है और आपका आयरन को जंक भी नहीं लगता। ठीक है, रस्ट भी नहीं लगता और वो सालों साल तक चलता रहता है, सही रहता है बिल्कुल। ओके, क्लियर अबाउट इट? सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।